हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का साइंस सब्जेक्ट का क्लास 6 का छठा ही चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। 5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आप लोग एक बार वीडियो देख लेना ताकि आप लोगों की बेसिक कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। एयरफोन लगाकर भी आप लोग आराम से पूरा चैप्टर सुन सकते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि इतना लेंदी चीज़ें हो या ऐसी चीज़ें हो जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में हैं उनके लिए तो ये वीडियो काम की है। साथ में ही जो आरपीएससी टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड या सीटेट जैसे एग्ज़ाम या फिर साथ में ही रीट एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए जो विज्ञान स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं बहुत ही कारगर साबित होती है एनसीईआरटी। तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का छठा चैप्टर विज्ञान विषय का। तो देखो, इसमें आप लोगों को सजीव की विशेषताएं हैं, उनके आवाज़ से संबंधित बातें बताई गई है। तो ध्यान से अपन पढ़ेंगे आनंद के साथ, ठीक है। तो चलिए, आप लोग पहले सजीव और निर्जीव के बारे में तो जानते ही होंगे। सजीव उन्हें कहते हैं जो अपना काम खुद कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो होते हैं सजीव। निर्जीव वे होते हैं जो एक ही स्थान पर रहते हैं और अपना काम खुद नहीं कर सकते, या ऐसी चीज़ें जो मृत टाइप की होती है, जो अनावश्यक होती है, जिनको आप लोगों की सहायता के बिना वो कुछ कर नहीं सकती, वो होती है निर्जीव, ठीक है। चलो, यहाँ पर पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांच जो स्थान होते हैं के सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। ऋषिकेश में ही गंगा नदी है, वहाँ पर वो देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, पेड़ यानी कि है ना, वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और उस ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्हें नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वो कहाँ गए? पुरी। और उन्होंने समुद्र तट के सैर की और वहाँ केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। अब देखो, बूझो और पहेली को इस चैप्टर को कैसे समझाना है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उन्होंने देखो पहले कहाँ गए, वो ऋषिकेश गए, गंगा नदी, वहाँ पर वहाँ के पौधे देखे, फिर राजस्थान आ गए, नागफली कांटेदार पौधे देखे, है ना, फिर और जगह पुरी चले गए, फिर वहाँ के पौधे देखे, वहाँ के जंतु देखे। तो वो देखो कैसे डिफाइन किया गया है पाठ को, कितना रोमांचक तरीके से इस पाठ को समझाया गया है। तो चलो आप लोगों को भी बताते हैं। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांच और उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण थे, शुष्क, तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु आर्द्र यानी कि नमी वाले ठंडे इलाके। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इसमें से कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख यानी कि मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो देखो, सजीवों के लिए यहाँ पर इस प्रकार से खोज की गई थी। सजीव और उनका परिवेश, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहेली और बूझो को तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे, है ना। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की और उन्होंने सैर की थी, यानी कि जहाँ भ्रमण किया था, घूमने गए थे, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊँट थे, बिल्कुल। पर्वत पर बकरी या याक थे, यानी कि जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, जिनकी आंखें भी बालों से ढकी रहती है, उस टाइप के।
पुरी के समुद्र तट पर केकड़े थे, अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? क्रियाकलाप एक की बात हम करते हैं। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और वस्तुओं को सारणी 6.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं और पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 6.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापकों से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं एवं जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो। संभवतः यह पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां हो सकती है या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो, है ना। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी और रोड़े भी मिल सकती है। अध्याय 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों और जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी कि खारे जल में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में तो बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं, श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ये देखो मरुस्थल में ऊँट इस प्रकार से अपनी पत्तियां वत्तियां खा के टाइम पास करते हैं, ऊँट और उनका परिवेश। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं, ऊँट और मछली का परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना, उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों। अब यहाँ पर देखो वन आपको लिखने हैं, पर्वतीय क्षेत्र आप लिख सकते हैं मरुस्थल में और समुद्र में, और अन्य स्थान आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। मरुस्थल में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, ठीक है। पहली बात, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से क्या रहता है? दूर रहता है। चित्र 6.2 में ये दिखाया गया है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है ना। उन्हें पसीना यानी कि संवेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। ये मछलियां देख सकते हो आप, भिन्न भिन्न प्रकार की है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनके आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढला होता है। यह सल्क मछली को तो सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है। ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। अब देखो बात करते हैं आगे। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से
केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजियों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिससे वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, वो कहलाती है अनुकूलन। यानी कि ऐसा वातावरण जिसमें आप लोग खुद अपने हिसाब से ढल जाते हो, वो होता है अनुकूलन। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका क्या कहलाता है? आवास। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल है ना, अन्य आवश्यकताओं के लिए जीवन अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, यानी कि एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उनके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। अब देखो यहाँ पर एक लाइनें लिखी हुई है, अब इनको पढ़ते हैं। आप लोग अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, चीज़ें सुनते रहेंगे तो ही आपका काम चलेगा। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं बोर हो रहे हैं तो आपकी वैकेंसी नहीं निकलेगी। फिर अगर ऐसे आप लोग सोचेंगे तो, या आप 6 में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने और शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। जैसे आप अपने नाना मामा के घर जाते हैं, दादा दादी के घर जाते हैं, खुद के घर जाते हैं, तो आप लोगों को अलग अलग जगह जाने में, थोड़ी देर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही यहाँ पर है ना। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने, शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। क्रियाकलाप 2 देखो यहाँ पर। अध्याय 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। इस अध्याय में चने और मक्का और मक्के के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें और शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को और पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में, दूसरे भाग को पूरे अंधेरे कमरे में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं होती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं।
वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अंकुरित कर लेते हैं। इनका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास, जैसे मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल के अजैव घटकों और ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं और पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? देखो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अनुकूलन पाए जाते हैं। ये देखिएगा, बिल में मरुस्थलीय जंतु, ये बिल में क्या है? मरुस्थलीय जंतु घुसे हुए हैं। देखो, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पेड़ नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र 6.4 में दिख रहा होगा। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। देखो, मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे इस प्रकार से हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 6.5 में दिखाया गया है, जिसमें नागफली है, ग्वारपाठा है, ऐसी चीजें हैं जो कांटेदार हैं। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। गमले में लगा एक कैक्टस एवं पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 4 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद उसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों की पत्तियां कांटोसूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाली वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र, यह आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी कि जो वो बर्फ के बूंदें गिरती है, ओले टाइप में गिरती है, वो होता है हिमपात। बर्फबारी हल्की फुल्की, वो हिमपात। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आप चित्र 6.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देख सकते हैं? देखो, ये क्रिसमस ट्री की तरह लग रहा है ना। पर्वतीय आवासों के कुछ पौधे हैं ये। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवासों में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये वृक्ष देखो, आपको डायग्राम दिख रहे होंगे जिसमें पहाड़ी तेंदुआ है, याक है और पहाड़ी बकरी है। ये तेंदुआ है पहाड़ी, और ये पहाड़ी याक है, और ये पहाड़ी बकरी है। ठीक है, चलो। ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। उनकी मोटी त्वचा और फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। फिर आता है घास स्थल। मरुस्थल अपन ने पढ़ी लिया, अब घास स्थल पढ़ते हैं। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है।
यह मटमैले यानी कि हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, चित्र 6.8 में। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने है अथवा पार्श्व में है? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उनके जीवन यापन में सहायता करती है? उनको मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और ये देखो, भूरे रंग का शेर आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ हिरण भी भूरे रंग की है। शिकार का पता भी नहीं चलता क्योंकि कलर ही ऐसा रहता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरण है, जो वन या घास स्थल में ही रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इनके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी जैसे शेर जैसे जंतु को जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसके शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके लिए पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। कुछ जलीय आवास जैसे कि समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इसमें गिल यानी कि क्लोम होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री जल जैसे कि जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर बढ़ती है। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? अब बात करेंगे हम तालाब और झील की। क्या आपने तालाब, झील, नदियों, नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो सीमावर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियों, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न है। देखो यहाँ पर 3 टाइप के पौधे हैं। कुछ का आधा भाग यहाँ पर जड़ें हैं जो कि पानी में है, किसी का आधा भाग पानी में है और कुछ तो पूरे ही पानी में है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्तनीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है और इसका मुख्य कार्य पौधे की तलहटी में जमाए रहना होता है। अब हम बात करेंगे, इन पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर पलवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय और पतले रिबन की तरह होती है। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादुंगलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं और पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 4 में सुझाए क्रियाकलापों के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए, यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी।
हमारे आसपास के क्षेत्र। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की और अनेक पौधों और जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाई जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचिए। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, कायन, मांस, वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कोई सजीव है। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए। उन्हें निर्जीव और सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों को हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तु सजीव नहीं है। पहेली जो है एडवर्ड लीयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी से कितनी तपी हूँ, और अपने पैरों की बिबाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर जितने तुम्हारे पास, हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। ऐसा कहा भाई, है ना। ऐसा कहने के बाद देखो क्या कहती है। पहेली और बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा हर एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। हमारे ही तरह संसार के सभी मनुष्य, जंतु, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते, कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार्य बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। ठीक है, अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है या नहीं? तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग कर पाते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यानी कि खुद आप जो पढ़ रहे हो, है ना। आपने ऐसे कौन से विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए, पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतु और पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुल लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 में हमने ये जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए और विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जीव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब वो नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने यह अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी वृद्धि करके मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तित हो जाती है। जहाँ पर 6.11 में बताया गया है, देखो ये मुर्गी पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे और नवजात हैं, जो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती? क्या सभी सजीव शोषण करते हैं? क्या हम शोषण के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से
इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए अथवा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी शोषण करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे और नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो मजे आ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें सोते ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है। जब तक वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो पाती, आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश और कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो पाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक उसके छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करते हैं? कुछ पौधों के दर्शाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उच्च उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 4। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आता है के पास एक पौधे का, देख रहे हो, ये पौधे रहे और ये सूर्य रहे। खिड़की से क्या आ रहा है? प्रकाश। गमला रखिए, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधे खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जीव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं उत्सर्जन। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों से संग्रहित होते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन सुस्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड यानी घोंसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित हो जाते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। यह कोई इस प्रकार से है ना। फिर आता है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। देख रहे हो? चलो अब आगे पढ़ते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नया पौधा उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने काय के भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा
बनता है। ठीक है, चलिए आलू की जो सुप्त कलिकाएं हैं उससे उगता हुआ पौधा कलम द्वारा लगाए जा सकते हैं और ये स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे। क्रियाकलाप 5 पढ़ते हैं, जिसमें गुलाब और मेहंदी की दृढ़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं है तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त करें। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न हो सकती है। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 5 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पौधे जैसे कि जल, खनिज और संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में समाहित होते हैं। क्या आपने पौधों के अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना, बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निष्क्रिय वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इनमें उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिससे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीवों की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हमारे हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। फिर हम बात करते हैं आगे। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें शोषण, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि होती है और मृत्यु भी होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी और नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिससे हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, उनमें मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं? इस विषय को और अच्छे प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण जैसे मूंग का बीज आपने देखा होगा, उसके बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है। इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हें बीजों की मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के गुण दिखाई देते हैं, ठीक, जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें बीज क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। हमने देखा कि बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जीव प्रकरण उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधताओं को देखकर अचानक ही मुंह से निकल गया, जीवन सुंदर है। फिर इसके प्रमुख शब्द है अनुकूलन, आवास, सजीव, प्रजनन, शोषण, उद्दीपन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन और वृद्धि। अब पाठ का सारांश देख लेते हैं। पाठ बहुत लेंथी था पर बहुत अच्छा पाठ था, मतलब कि आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो आराम से चीज़ें कवर हो जाएगी। क्लास 6 का चैप्टर है यार, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो सब चीज़ें हो जाएगी। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं उनको कहते हैं आवास। विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। अभी हाल के इंसान एक साथ रहना मुश्किल काम है, पर पौधे और जंतु एक साथ रह सकते हैं। पौधे और जीवों की विशेष लक्षण और स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है,
अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि अभी मान लो आपके कमरे में एसी भी है, आपके कमरे में कूलर भी है, पंखा भी है, आपको जो चाहिए वो है, तो वो आपके हिसाब से क्या है, अनुकूलित है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जमीन पर, जलीय आवास, जल में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। तो देखो, इस प्रकार से हमने सजीव विशेषताएं और आवास पढ़ लिया। सजीवों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन ने कलेक्ट कर ली क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के छठे चैप्टर से, जिसमें सजीवों की विशेषता बताई गई है, आवास बताए गए हैं, उनके बारे में जो भी लक्षण थे वो बताए गए हैं। तो बिल्कुल क्लियरली अपन ने पढ़े हैं, आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला लेसन अगली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।